सन 1610 में एक व्यक्ति था जिसे ब्रह्मांड में वो नजर आया जिसे उस वक्त कोई नहीं मानता था। रोमन कैथोलिक चर्च ने उसे ईश्वर के खिलाफ बताया, उस पर ईशनिंदा के आरोप लगे और उसे शारीरिक यातनाएं देने की धमकी भी दी गई। सन 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स एडम रीस, साउल परलमटर और ब्रायन स्मिथ 8 टेलीस्कोपों की मदद से आसमान में नजरें गड़ाए हुए थे। उनका लक्ष्य था A1 सुपरनोवा की दूरी का उपयोग करते हुए ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाना कि वो किस रेट से बढ़ रहा है, जिसे हबल कांस्टेंट भी बोला जाता है। एडम और उनके साथी वैज्ञानिक हबल के सिद्धांत को ही आगे ले जाने का काम कर रहे थे। सन 1929 एडविन हबल भी सुपरनोवा पर ही रिसर्च कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हर सेकंड ब्रह्मांड फैल रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो ब्रह्मांड की हर दो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, उसकी वजह से ब्रह्मांड की फैलने की गति कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके विपरीत कोई ऐसी एनर्जी ब्रह्मांड में मौजूद है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रही है और ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड की 75% एनर्जी सोर्स यही एंटी ग्रेविटी है, जिसे डार्क एनर्जी का नाम दिया गया। यह एनर्जी आखिर है क्या, इसे वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। न उन्हें यह पता चला है कि इस ऊर्जा का सोर्स क्या है और ये कहाँ से संचालित होती है। एडम और उनके साथी वैज्ञानिकों के आंकड़े चौंकाने वाले थे। उनके मुताबिक ब्रह्मांड का विस्तार उनकी कल्पना से भी ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी वो इसके फैलने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं कर पाए हैं। एडविन हबल की इसी ऐतिहासिक खोज के चलते सन 1990 में बनाए गए हबल टेलीस्कोप को उनका नाम दिया गया था और इस हबल टेलीस्कोप ने ऐसी कई नायाब खोज अंतरिक्ष में की है जो आज से पहले किसी को नहीं पता थी। ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सियां हैं। इनमें से एक है मिल्की वे गैलेक्सी, जहां हम रहते हैं। हमारा सौरमंडल इसी गैलेक्सी में मौजूद है। 20 सालों से हमारे सौरमंडल में चक्कर काट रहा हबल टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड की एक और रहस्यमयी खोज की तरफ ले गया। जब इसके द्वारा वैज्ञानिकों ने मिल्की वे को ऊपर या नीचे से ना देखते हुए इसकी सीध में देखा, तो उन्हें एक फ्लैट लाइन नजर आई, जिसके बीच में से निकलते हुए तो गुलाबी रंग के विशाल गुबार नजर आते हैं, जिन्हें फर्मी बबल्स नाम दिया गया। इसकी खोज सन 2010 में की गई थी। ये बबल्स गामा रेस के लगातार प्रस्फोटित होने से बने हैं। लेकिन गामा रे का प्रस्फोटन यहाँ कैसे हुआ, इसके पीछे का क्या कारण था, इसका कोई भी सटीक जवाब अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ये गैस का इतना बड़ा भंडार है कि इससे 20 लाख सूरज के बराबर तारे बनाए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने भी ये जान लिया है कि ये फर्मी बबल्स 60 से 90 लाख साल पुराने हैं, लेकिन ये कैसे बने ये कोई नहीं जानता। इसके पीछे एक थ्योरी ये है कि एक विशाल ब्लैक होल की वजह से ऐसा हुआ होगा, जब उसने करोड़ों गुना एनर्जी रिलीज की होगी और वो ब्लैक होल मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में रहा होगा। लेकिन ये बस एक अनुमान है। इन फर्मी बबल्स के बनने का कारण आज भी अनसुलझा है। लेकिन सन 2000 से जब हम ठीक 400 साल पीछे जाते हैं, तो एक और मिस्ट्री अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का इंतजार कर रही थी। सन 1610 में एक व्यक्ति था जिसे ब्रह्मांड में वो नजर आया जिसे उस वक्त कोई नहीं मानता था। रोमन कैथोलिक चर्च ने उसे ईश्वर का गुनहगार बताया और उसे ब्रह्मांड में दोबारा ना झांकने की हिदायत भी दी। आखिर उसने अंतरिक्ष में ऐसा क्या देख लिया था। 2 इंच के लेंस वाले टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में देखा गया वो नज़ारा शनि ग्रह का था। शनि ग्रह के सराउंडिंग्स 7 रिंग्स का समूह है, जिनके अंदर कई हज़ारों रिंग्स मौजूद है। ये रिंग्स बर्फ़ के टुकड़ों और एस्ट्रॉयड के मलबों से मिलकर बनी है। ग्रह के चारों तरफ इनका फैलाव 73,000 किलोमीटर के आसपास है। ये रिंग्स लाखों सालों से इसी तरह लगातार शनि ग्रह के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन ये रिंग्स कैसे बनी, ये आज तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं। शनि की ये रिंग्स हमेशा ही वाद विवाद का विषय रही है। इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग तर्क हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब चंद्रमा जैसा ही एक ग्रह खुद को फॉर्म करने में असफल हो गया, तो उसके टुकड़ों से शनि ग्रह के आसपास ये रिंग बन गई। कुछ तर्क है कि ये शनि ग्रह की सतह से ही निकले अंश हैं, जो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के चलते उसके चारों तरफ घूमते हैं,
जैसे हम चंद्रमा पर बने काले धब्बे पृथ्वी से खुली आंखों से देख सकते हैं, जो करोड़ों साल पहले वहां पर ज्वालामुखी फटने से बने थे, लेकिन उसी तरह हम शनि की रिंग्स को खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सन 1610 में जिस व्यक्ति ने 2 इंच लेंस वाले टेलीस्कोप से इसे पहली बार देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो थे। गैलीलियो के ब्रह्मांड के जुनून और अंतरिक्ष विज्ञान की इस विरासत को आगे ले जाने का काम किया एडविन हबल ने। जिस तरह से 16वीं शताब्दी में गैलीलियो का नाम मशहूर था, 20वीं सदी में हबल उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे, जिन्होंने दुनिया को डार्क एनर्जी से परिचित करवाकर सनसनी फैला दी थी। आइंस्टाइन ने भी अपने रिलेटिविटी के सिद्धांत में दी गई एक इक्वेशन से हबल के सिद्धांत को सपोर्ट किया है। उनके इस इक्वेशन के मुताबिक या तो ब्रह्मांड फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। डार्क एनर्जी भी एक एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इस मिस्ट्री को और ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है आइंस्टाइन की कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी सिद्धांत के अंतर्गत ही आती है, और वो भी एक एंटी ग्रेविटी का जिक्र करती है। यानी आइंस्टाइन की कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट टर्म कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी की थ्योरी से मैच होती है और इसे सपोर्ट भी करती है। लेकिन आइंस्टाइन ने बाद में ब्रह्मांड के फैलने के सिद्धांत को झुठला दिया था। उनके मुताबिक ये केवल एक ब्लेंडर था और वो इस थ्योरी में नहीं मानते। लेकिन उनके खुद के सिद्धांत और ब्रह्मांड के विस्तार को न मानना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि उनके सिद्धांत की अगली ही इक्वेशन एक ऐसी चीज के बारे में थी जिसने एक और नए रहस्य को दुनिया के सामने ला दिया, और वो रहस्य था व्हाइट होल्स का। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं व्हाइट होल्स भी मौजूद है, जो ब्लैक होल्स के अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास प्रतिबिंब हैं। जहाँ सब कुछ ब्लैक होल के अंदर समा जाता है, वहीं व्हाइट होल सब कुछ ब्रह्मांड में उगल देता है, और ब्रह्मांड में व्हाइट होल होने का लॉजिक आइंस्टाइन की थ्योरी को सपोर्ट करता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी व्हाइट होल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः हमने व्हाइट होल को देखते हुए भी नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि उनका रेडिएशन लेवल अंतरिक्ष की दूसरी कॉस्मिक रेडिएशन के बराबर है। इसलिए हम आज तक ये जान ही नहीं पाए हैं कि आखिर वो कहाँ है। वो हमारे ब्रह्मांड में ही मौजूद है, लेकिन अदृश्य है। आइंस्टाइन ने अपने गणितीय सूत्रों से ये साबित भी किया है कि अगर ब्लैक होल है तो उसके ऑपोजिट व्हाइट होल का भी इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है। अगर हम एक भी व्हाइट होल का पता लगा लें तो ब्रह्मांड के कई अनसुलझे राज हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो व्हाइट होल खुद एक रहस्य बना हुआ है। अंतरिक्ष की हर थ्योरी एक दूसरी थ्योरी से जुड़ी है, जैसे कि डार्क एनर्जी एंटी ग्रेविटी से और व्हाइट होल ब्लैक होल थ्योरी से। आज की तारीख में ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में आप कई दशकों से सुनते आ रहे हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने कई सारे छोटे ब्लैक होल्स खोज निकाले हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद क्या होता है, इसका जवाब वैज्ञानिकों को आज तक नहीं मिला है। आज तक जो भी खोज की गई है उससे केवल ये पता चला है कि किसी भी तारे का ब्लैक होल में जाने के बाद उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि प्रकाश की किरणें भी उससे बच नहीं पाती और उसके अंदर समा जाती है। हमने ये तो पता लगा लिया है कि ब्लैक होल अंदर और बाहर से किस तरह बना है, लेकिन उसके सेंटर में क्या है, वहाँ जाकर सारी चीज़ें कहाँ गायब हो जाती है, ये अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स से इसका पता लगाया जा सकता है, क्योंकि क्वांटम इन्फॉर्मेशन साधारण इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं होती। उनके मुताबिक क्वांटम इन्फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती है। जैसे इंसान के अवचेतन मस्तिष्क में स्टोर इन्फॉर्मेशन को खत्म नहीं किया जा सकता, उसी तरह क्वांटम इन्फॉर्मेशन को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अगर हम ये जान जाएं कि कोई भी चीज़ कैसे खत्म हुई है, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं कि भले ही कोई वस्तु ब्लैक होल में समा जाए, लेकिन उसकी क्वांटम इन्फॉर्मेशन तब भी खत्म नहीं होती है और उसकी सतह पर ही मौजूद रहती है, जिसे इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं, जिसकी मदद से किसी चीज़ के ब्लैक होल में समा जाने के बाद भी हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि आखिर वो वस्तु कहाँ गई और उसका क्या हुआ। लेकिन भौतिक वैज्ञानिकों में इसे लेकर भी काफ़ी अलग अलग मत हैं, और यही कारण है कि हम आज तक ये नहीं जान सके हैं कि ब्लैक होल में जाने के बाद किसी भी तारे या वस्तु का क्या होता है। इन सारे रहस्यों के अलावा भी
पैरेलल यूनिवर्स और स्पीड ऑफ लाइट, ये दो ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक आज भी खोज रहे हैं। एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है, वो एक फिलोसोफर थे। उनका ये विश्वास था कि ज़्यादा वजन वाली वस्तु कम वजन वाली वस्तु से पृथ्वी पर जल्दी गिरती है। लेकिन गैलीलियो इससे संतुष्ट नहीं थे और कई सारे प्रयोग करने के बाद उन्होंने ये भ्रम तोड़ दिया और एक नया सिद्धांत दिया कि किसी वस्तु की वेग की वृद्धि उसके वजन पर नहीं बल्कि उस पर लगाए जाने वाले बल पर निर्भर करती है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर इशारा कर रहे थे। हालांकि इसे बाद में न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में परिभाषित किया था। इसी तरह प्रकाश की गति से तेज यात्रा करना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन आगे भी ऐसा ही होगा। इस भ्रम का भी भविष्य में टूटना कोई अचरज वाली बात नहीं होगी। साथ ही पैरेलल यूनिवर्स एक कल्पना है या सच्चाई, ये भी वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये मिस्ट्रीज पसंद आई होगी। इस तरह की कई और रोचक वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।